नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज की खास बातचीत में आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। यूपी के अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब। और मोहसिन रजा साहब से आज बातचीत होगी यूपी की सियासत पर, नई जो नीति वहां पर जो तैयार हुई है उस पर, और जानेंगे कि आखिर यूपी के सियासी हालात कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त चुनावी रणनीति का है। रणनीतियां बनना शुरू हो गई हैं। चुनावी साल, नया साल जैसे ही शुरू होगा चुनाव होंगे। सीधा रुख करते हैं मोहसिन रजा साहब का। और मोहसिन जी, हमारे शो में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जानेंगे सर आपसे सबसे पहले तो ये कि यूपी में आखिर अभी चल क्या रहा है सियासत के मायने में। देखिए, जहां तक अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई है। उससे पहले देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ, एक बड़े विश्वास के साथ आई और उसका विश्वास लगातार आप पूरे देश में हर राज्यों में देख रहे हैं। मोदी जी के प्रति उनके जो कहना चाहिए मार्गदर्शन में चल रहा है देश आज, और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार आ रही हैं, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व का जो एक किया गया कार्य है देश के प्रति, उसका एक परिवर्तन और परिणाम है। उसी में उत्तर प्रदेश 2017 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जो आपने सवाल किया है। उत्तर प्रदेश एक तरीके से बुरी तरीके से त्रस्त थे लोग। यहाँ पर गुंडाराज, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, लोगों की जमीनें छीन लेना, कब्जा कर लेना, माफियाइज्म, तो ये अपराध से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया था हमारा प्रदेश। विकास के नाम पर कुछ नहीं था, लूट थी, भ्रष्टाचार था, गुंडाई थी, माफियाइज्म था, हत्या, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही थी। ना व्यापारी खुश थे, ना महिलाएं खुश थी, ना आम जन प्रदेश का खुश था। लेकिन आदरणीय योगी जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से लगातार उन्होंने अपराध पर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर प्रदेश को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसका परिणाम आपने देखा। बिल्कुल, पहले वाकई जो यहाँ माहौल देखने को मिलता था, और जब से यूपी में योगी सरकार ने अपने कामकाज शुरू किया उसके बाद कई तस्वीरें यहाँ पर बदली हुई नजर आई। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट की ओर से एक जनसंख्या नियंत्रण नीति का एक मसौदा तैयार किया गया है और काफी चर्चित विषय है। विपक्ष इसके खिलाफ भी हो रहा है, कई चीजें, अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। तो क्या मानते हैं कि क्या आखिर इसका मकसद रहा है, और क्या इसे हम चुनावी माहौल को देखते हुए इससे कहीं जोड़ा जा सकता है? देखिए, विपक्ष के पास चूंकि कोई जननीति नहीं है और कभी भी कोई एजेंडे के तहत तो विपक्ष आया नहीं, मजबूरी में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो वोट दिया करते थे। और अपराधीकरण इतना था कि जबरदस्ती भी सरकारें बनाई गई, जबरदस्ती भी सरकार बनाने के लिए माफियाइज्म का सहारा लिया गया पिछली सरकारों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज के सिनेरियो में अगर देखें, और इसको आप जो जनसंख्या नियंत्रण, ये अपने आप में सभी राज्यों के लिए चुनौती है। जहां से आप बात कर रहे हैं उस राज्य की भी भविष्य की चुनौती है, तो देश की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और प्रदेश तो हमारा चूंकि बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं और हमें आम आवाम को, आम जनता को उन सीमित संसाधन में जो पात्र होते हैं उनको उसकी योजनाओं का लाभ देना होता है। 5 वर्षों के अंदर हमें उनको वो जो उनसे हमने संकल्प लिया होता है वो पूरा करना है। लेकिन इसके बीच में आड़े आती है जनसंख्या, और जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से आप देखें कि वो जो पात्र हैं, वो पात्रता के आधार पर उनको हम पूरी तरीके से कोई भी सरकारें पहुंचा नहीं सकती हैं। इसलिए इतना जो इस तरह की नीति बनाना या ऐसे निर्णय लेना, ये आदरणीय योगी जी के अलावा किसी के साहस नहीं है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से हम लोग जब से सरकार में आए हैं, एक विश्वास जागा है प्रदेश की जनता का, उद्यमियों का, उद्योगपतियों का, तमाम लोगों का। जो आपने इन्वेस्टर समिट देखी उसमें भी, तो इन्वेस्टर समिट उसी का परिणाम था, क्योंकि लोगों को पता था कि अब यहाँ पर कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, हम अपना कारोबार लगाएंगे, कारोबार करेंगे, हमको सारी सुरक्षा और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं एक अम्ब्रेला के नीचे मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो प्रश्न किया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जो ये आवाजें उठ रही हैं कि ये राजनीति है और चुनाव आने वाला है,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद प्रदीप जी बताइए कि भारतीय जनता चुनाव से बाहर हुई, लगातार हम चुनाव में हैं, कहीं पर कोई ऐसी चीज आप बताइए कि कहीं कोई राज्य या कोई देश का कोई चुनाव छोटा बड़ा हो, हमने हर चुनाव को गंभीरता से लिया है, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सम्मान, इसको लेकर प्रदेश और देश के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का यह हमारा प्रयास है। आदरणीय मोदी जी का उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी जी का, ये उसी परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या नियंत्रण नीति भी लाई गई है। मोहसिन साहब, यहाँ पर जो चीज आपने बताई उसी को लेकर मैं अपना सवाल बढ़ाता हूँ आगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अब ये कहना है कि साहब चुनाव नजदीक है, इसलिए जो मुस्लिम वर्ग है खास तौर पर उनको इस जरिए टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है वहां पर? आप ये बताइए कि आप चूंकि एक अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या कोई नीति बनती है किसी विशेष जाति समुदाय के लिए बनती है? ये शायद विपक्ष का अपना तुष्टीकरण का जो सोच है वो इसमें जरूर सामने आ रहा है, लेकिन हम तो नीति लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए। हम जनता को इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसमें सर्व समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो ये बात नहीं करते ना। ये बात कौन कर रहा है? जिसको सूट करती होगी वो इस इशू को उठाने का प्रयास कर रहा है। हमें नहीं सूट करता है, हमें विकास सूट करता है, हमें वो निर्णय सूट करते हैं जो जनहित के हो, हम उसमें पीछे नहीं हटते। आदरणीय योगी जी ने कोई भी फैसले कठोर से कठोर लेना हुए हैं, सदन से सड़क तक लिए। रजत साहब, यहाँ पर चूंकि आप अल्पसंख्यक मामलात वहां पर पूरा देख रहे हैं, पूरी सरकार का भार, इस विभाग का भार आप पर है, क्या हम कह सकते हैं कि अभी तक लगभग हम पहले किस स्तर पर थे और आपके कार्यकाल के दौरान हमारा ग्राफ कहां तक पहुंचा है? देखिए, आज जो लोग हमारे ऊपर प्रश्न उठाया करते थे उनके जवाब के लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की जो हमारी योजनाएं हैं आदरणीय योगी सरकार की, उनको मिलाते हुए अभी तक हमने 47 इंटर कॉलेजेस बनाए, जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है अल्पसंख्यक समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को। हमने 13 नई ITI बनाई हैं, 64 हमने पेयजल परियोजनाएं लागू की हैं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे 2017 से 2019 के बीच में 1750 करोड़ की नई परियोजनाएं उनको लेकर हम आए हैं। तो ये अभी हमने जो कार्य किए हैं, 3 राजकीय पॉलिटेक्निक, 52 राजकीय इंटर कॉलेज, 9 जूनियर हाई स्कूल, 1 नर्सिंग का कॉलेज, हमने 9 डिग्री कॉलेजेस, 747 पोर्टेबल वाटर सप्लाई के जो कहना चाहिए पंप होते हैं या पानी की सप्लाई जो घर घर जल पहुंचाने की सुविधा होती है। तो अल्पसंख्यक समाज के लिए और एक योजना जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पिछले 13-14 वर्षों से बंद कर दी थी पिछली सरकारों ने, जिसमें हम उनको एक राशि देते हैं, उस पर सरकार सब्सिडी देती है, उस तमाम लोग उससे कारोबार करते हैं, उनके व्यापार सर्जित होते हैं, व्यापार का उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है अल्पसंख्यक में, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। तो वो हमने वापस लागू करी है, उसमें 100 करोड़ रुपए हमने पर ईयर देना शुरू किए। तो इस तरह से तमाम योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री की, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, प्रधानमंत्री का संकल्प, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो NCERT की पढ़ाई लागू की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश का और योगी जी का, जिससे कि अब मुस्लिम समाज के बच्चे खाली मुंशी, आलिम, फाजिल, कामिल ये नहीं बनेंगे, मौलवी नहीं बनेंगे, मौलवी के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सारे चीजें बन सकते हैं, उनके लिए एक अवसर प्रदान कर दिया है। बिल्कुल, आपने ये कहा भी है कि बच्चे कम होंगे, 2 बच्चे होंगे तो वो डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं, और अगर तादाद ज्यादा हुई तो वो पंचर वाला बन सकते हैं। ऐसा भी कुछ मैंने भी कहीं देखा। देखिए, मैं आपने अच्छा प्रश्न उठाया। आप ये बताइए, मैं 8 भाई बहन था, 8 भाई बहन है हम, लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या हम 8 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? अच्छा संस्कार तो दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा जब नहीं देंगे, वो अशिक्षित होंगे, तो संस्कार कहां लेके जाएंगे? वो किसी के दरवाजे पर खड़े होकर कोई काम ही कर सकते हैं, या पंक्चर की दुकान पर बैठेंगे, या परचून की दुकान पर बैठेंगे, कहीं गार्ड बन के बैठ जाएंगे, और उनके पास हम कुछ उनको दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव होगा। तो इसलिए जो योग्यता होगी उसी आधार पर उन्हें काम मिलेगा। तो 2 बच्चे सबसे अच्छे। और ये तो बहुत पुराना नारा है, और इससे तो मुझे लगता है कि काफी वक्त पहले ही अगर इस चीज को लागू कर दिया जाता, या
हिंदुस्तान में भी अगर ये लागू हो तो वाकई तस्वीर काफी बदल सकती है। देखिए प्रदीप जी, मैं यहां पर एक बात के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने ही कहा था हम दो हमारे दो, ये कांग्रेस का नारा था। लेकिन चूंकि उन्हें सूट नहीं किया, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे, सूट नहीं किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा है, पूरे देश को। और आज ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ये जवाब दे पहले कि जनसंख्या का विस्फोट जो हुआ है, इसके पीछे इनकी एक साजिश थी कि हमें वोट मिल जाए, देश भाड़ में जाए। ये कांग्रेस की नीति रही है देश के अंदर, तो अब वो नहीं चलने वाला है। बिल्कुल जिम्मेदार आपने सीधे तौर पर कांग्रेस को बताया है। और कांग्रेस की बड़ी लीडर है, नेता है प्रियंका गांधी, इनका भी 14 तारीख को यूपी में दौरा है, तो इसको क्या देखते हैं? देखिए मैंने कहा है कि हमारे पास में यूपी टूरिज्म को लेकर बहुत सी चीजें हैं, घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। अब तो हमने तमाम तीर्थ को भी बहुत अच्छा कर दिया है, काशी जाएं, अयोध्या जाएं, बरसाना की होली के लिए मथुरा जाएं, सब जगह जाएं। हमने तो सारे अपने जितने भी धार्मिक पर्यटन हैं उनको भी बहुत अच्छा कर दिया है। तो उनके घूमने के लिए है, देखें आके कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक छत्र उनका कभी राज हुआ करता था, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आज देखें तो कम से कम अपने लोगों को बताएं तो जाकर कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये सब चीजें और आगे बढ़ा दी हैं। दीपोत्सव है, बरसाना की होली है, अयोध्या अगर जाएंगे आप तो अयोध्या की कायाकल्प हो चुकी है, लखनऊ अपने आप में देखने वाला है, मथुरा देखने वाला है। तो इस तरह के तमाम से जगहें हैं जिनको वो आए और दर्शन भी करें। इसी बहाने अभी जैसे कुंभ में वो गई, अब कुंभ में गई तो बनारस से लेकर और प्रयागराज तक उन्होंने सफर किया मोटर बोट से। तो अब आप सोचिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने दे रखी है कि अब आप मोटर बोट से वाराणसी से और प्रयागराज तक आई और कुंभ में आपने बाकायदा जलाभिषेक भी किया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ बेहतर तो हो रहा है ना रोज, तो यूपी लोगों ने तो नहीं किया था। बिल्कुल। तो यूपी में चूंकि राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है, कुछ वक्त में वो भी तैयार हो जाएगा, और आपने इतनी चीजें गिनाई, तो क्या ये माना जाए कि अब अगला जो इलेक्शन है उसमें क्या चुनावी एजेंडे में कहीं राम मंदिर कुछ शामिल होगा? देखिए प्रदीप जी, राम मंदिर कभी भी हमारे संकल्प पथ से बाहर नहीं था। वो हमारी आस्था का मुद्दा है, आस्था का विषय है, और आस्था में हम आस्था रखते हैं। हम उससे पीछे कभी नहीं रहे, हमने कभी नहीं कहा, हमेशा हमारा संकल्प था। लेकिन हमने ये कहा था कि सहमति से या हम न्यायालय के आदेश के अनुसार लाएंगे, और न्यायालय के आदेशानुसार आए, सर्वसम्मति से आया, सब लोगों ने सहयोग भी किया, और आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और बनकर बहुत जल्दी तैयार होगा। आप भी आइएगा दर्शन के लिए, हम आपको भी बुलाते हैं, आपको और भी जगहों पर घुमाएंगे। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश हो चुका है। बिल्कुल। पहले जो यूपी की एक छवि बना करती थी कि देश में कुछ राज्य ऐसे हुआ करते थे कि जब भी उनका नाम आता था तो अपराध के उस पर नंबर 1 आता था। और जाहिर सी बात है कि पहले में और अब में कुछ तस्वीरें बदली, हालांकि कुछ घटनाएं पिछले कुछ वक्त में हुई है, ठीक है, एक वो दौर चलता रहता है। यहाँ पर एक सवाल ये कि अभी जो कोरोना का जो एक दौर चला था, यहाँ पर उस बीच कुछ तस्वीरें यूपी से ऐसे निकल कर आई थी जिन्होंने कई लोगों को परेशान किया था, हिंदुस्तान के लोगों को परेशान किया था। और मैं सीधे तौर पर बात करूं, जैसे गंगा किनारे जो लाशों का मिलने का मामला था, और इस तरह की कई पड़ोसी राज्यों में भी काफी वाद विवाद भी हुआ था इस मसले को लेकर। अब आगे से ऐसा कुछ ना हो, क्या कोई ऐसी रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? देखिए प्रदीप जी, जिस बात की तरफ आपने अभी सवाल जो किया है जी, ये अपने आप में आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में गंगा जी भी हैं, प्रयाग में भी गंगा जी हैं, जमुना जी हैं। तो आप देखें वहां पर लोग श्रद्धालु जाते हैं, और बहुत से लोगों की वसीयत होती है, वो चाहते हैं, अंतिम इच्छा होती है कि मैं जब ना रहूं तो मुझे बनारस के घाट पर या प्रयागराज या गंगा जी के कानपुर के घाट पर रख दिया जाए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वहां पर जब कुंभ के दौरान तैयारी हो रही होती है तो बहुत से लोग अपनी डेड बॉडीज को वहां बजाय गंगा जी में बहाने के या उनको अंत्येष्टि करने के उनको दफना देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मतलब दफना कर छोड़ना, जैसे कि ये परंपरा है वहां की, ये कोई आज की नहीं है। और वो तस्वीरें हमारे एक पत्रकार बंधु ने, खास करके एक छायाकार ने, पुरानी तस्वीरों को बाकायदा उसने वायरल करके उन्होंने सब लोगों को बताने का प्रयास किया था कि ऐसी परंपरा हमारे पुरानी देश में और प्रदेश में है, इसलिए कोई नई बात नहीं थी। और इसको कोरोना से जोड़कर न देखा जाए, वो पुरानी पिक्चर्स थी। लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की
जरूर पिक्चरें आई हैं, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन संसाधन की आपदा जब आती है तो आप खुद सोचिए कि पेंडेमिक में आप और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग हमारे बीच से जाएं। तमाम हमारे पत्रकार भाई हमारे बीच से चले गए, तमाम हमारे मंत्री परिषद के साथी, तमाम जनप्रतिनिधि, आम जन, बहुत लोग गए, लाखों की तादाद में लोग गए, चाहे आपका राज्य हो, हमारा हो, देश के लोग हैं। तो हमें उनके लिए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवारों से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति आपने देखी, आदरणीय योगी जी ने लगातार कोरोना संक्रमित होते हुए भी प्रदेश की जनता के लिए काम किया। वो बैठे नहीं रहे, दवा भी लेते रहे, लेकिन आप जैसे हम और आप जूम पर आज बात कर रहे हैं, जूम ऐप के तहत वो हम लोगों से भी लगातार चर्चा करते रहे, अपने अधिकारियों को, हमारे 11-12 अधिकारी भी जो बड़े अधिकारी थे वो भी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई काम रुकने नहीं दिया। और एक सबसे बड़ा काम आदरणीय योगी जी ने जो किया कि जैसे ही कोरोना से वो बाहर निकले, नेगेटिव हुए, वो ग्राउंड जीरो पर चले गए, गांव गांव जाकर, कस्बे कस्बे में जाकर उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया कि आपको खाद्य सामग्री मिली कि नहीं मिली, राशन पानी मिला कि नहीं मिला, योजनाएं मिली कि नहीं मिली, दवा आपके घर पहुंची कि नहीं पहुंची, आइसोलेशन में है तो सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं आपको यहां मिल रही कि नहीं। ये कौन करेगा? ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार आपके लिए 24 घंटे राउंड द क्लॉक प्रदेश की जनता की सुरक्षा और जान की रक्षा के लिए निकल पड़ा हो, अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो ये तो हमारी ईमानदारी हुई ना, हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया उत्तर प्रदेश में आज तक। तो मोहसिन साहब, अब जो नेक्स्ट जो इलेक्शन है, नए साल में जो इलेक्शन होगा, इसमें क्या माना जाए कि बीजेपी का यूपी में अगला चेहरा कौन होगा? नहीं, हमारे यहाँ हमने कहा ना कि हम तो विकास और कार्यों पर जाते हैं, और जो भी चीजें हमने की हैं उसके परिणाम के तहत प्रदेश की जनता मोहर लगाएगी, और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जो आदेश देगा उस आदेश के तहत हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम अगर योगी जी से लेकर और हम राज्य मंत्री तक सभी लोग हम ऊपर के आदेश के अनुसार काम करते हैं, जो संगठन तय करता है उस संकल्प को जमीन पर उतारने का प्रयास किया है, और उसका परिणाम क्या होगा ये तो 22 में तय होगा। लेकिन अभी इस तरह की चीज को लेकर कभी हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई हमारे लिए सब्जेक्ट नहीं होता है। हमारे लिए प्रदेश और देश की जनता प्राथमिकता पे होती है, और ये कौन आगे क्या करेगा, किसको आगे कमान रहेगी, किसको नहीं रहेगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये नेतृत्व तय करता है। बिल्कुल, सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको कमान मिलेगी, कौन चेहरा होगा, तमाम तरह के ये सवाल होते हैं। मोहसिन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया, हमें वक्त दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।